कहाँ 14,000 की सैलरी से शुरू हुए और आज 200 करोड़ का आपने बिजनेस बना लिया है। इनिशियली फंडिंग उठाते हुए काफ़ी रिजेक्शंस फेस करी थी और अब शार्क टैंक पे सारे शार्क्स लड़ रहे थे आपको डील देने के लिए। ऊपर से आपने अभी 1 मिलियन की भी फंडिंग उठाई है रिसेंटली। तो हमें पढ़ाने के लिए फादर हमारे गांव से एक छोटा सा शहर पड़ता है धामपुर, तो वहाँ से आए। फिर धामपुर में बेसिक एजुकेशन मैंने ली। जितने भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो टाटा, बिरला, अंबानी, तो क्या वो सारे के सारे IIT IIM से पढ़ के आए थे? नहीं आए थे ना। आपने शायद 80 रिजेक्शंस फेस करी है। 100 से ऊपर 100 से ऊपर रिजेक्शंस के बाद मैंने 11 साल नौकरी की है, तो मेरे को भी एक फिक्स इनकम की आदत हर थी। महीने पे जब घोड़ा आप रेस में दौड़ा तो उसको ऐसे लगा देते हैं, तो हम सब लोग कॉर्पोरेट में ऐसे ही काम करते हैं कि आपको बोला जा रहा था आप ऐसे चलेंगे, आपको बोला जा रहा था आप ऐसे चलेंगे, आपको अपना दिमाग नहीं लेना। अल्फा, जेनजी, बूमर सारे आ गए। हार्पिक वही है। हार्पिक वही है अभी भी। 350 स्क्वायर फीट से स्टार्ट किया था। अभी हमारे पास हमारा जो खुद का फैक्ट्री और जो वेयर हाउस है वो करीब 25,000 स्क्वायर फीट में है। देखो, पैसे तो कमोडिटी मार्केट से ही बनने हैं। तो मैं बोलना चाहता हूँ, ऑफलाइन पूरा आपके लिए एक पेंशन की तरह है, और पेंशन 30 साल नौकरी करने के बाद आती है। मैंने अपने जीवन के 5 साल कंपनी में इन्वेस्ट किए। मैंने अपने 10 साल की सारी कमाई इसमें इन्वेस्ट की। मैंने अपने 10 साल के सारे लर्निंग एक्सपीरियंस इन्वेस्ट किया, और इसके बाद जो इन 5 साल में मैंने सीखा वो भी तो मेरे पास है। थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है ये, तो हमें स्कैम किया जा रहा था अभी तक। Why is no one talking about how to build a multi-crore business from scratch when no one believes in you yet? Namaste and welcome to another episode of the Witty Podcast. क्या आपने कभी सोचा है कि उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर धामपुर से ये लड़का महीने की 14,000 की सैलरी करते थे पहले, और आज 200 करोड़ का बिजनेस इन्होंने खड़ा कर लिया है। इन्होंने कैसे किया, क्या स्ट्रगल्स थी इनकी और क्या लर्निंग्स थी, आज ये सब हम जानेंगे इस एपिसोड में। सो इफ यू आर एन इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर, ये एपिसोड आप मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हाँ, बड़े अच्छे कॉलेज से कोई डिग्री करी होगी, बहुत इन्वेस्टर्स होंगे, बहुत पैसे होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। विदाउट एनी फैंसी इन्वेस्टर्स, विदाउट एनी फैंसी डिग्रीज, शार्क टैंक पे गए हैं ये, और आज इनकी ब्रांड इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग D2C ब्रांड्स में से एक है। आज हमारे साथ आ रहे हैं मयंक, हु इज द फाउंडर ऑफ द ऑनेस्ट होम कंपनी। तो अगर आपने कभी भी खुद का बिजनेस खोलने का सोचा है, अपनी ब्रांड स्केल करने का सोचा है, बट हमेशा लिमिटेड फील किया बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंड्स और लैक ऑफ प्रेस्टिजियस डिग्रीज, देन दिस एपिसोड इज सर्टेनली फॉर यू। सो हिट दैट सब्सक्राइब बटन सो वी कैन कीप ब्रिंगिंग वैल्यूएबल गेस्ट लाइक मयंक फॉर यू। पहले तो थैंक यू सो मच सर यहाँ आने के लिए। मैं आपकी स्टोरी के बारे में पढ़ रही थी, एंड मैं खुद पंजाब का एक बहुत छोटा सा शहर है पठानकोट, पता नहीं आपने सुना होगा कि नहीं। तो नहीं, बिल्कुल सुना है मैंने पठानकोट के बारे में। तो बहुत रेजोनेट किया कि आप भी उत्तर प्रदेश के छोटा सा शहर है धामपुर, वहाँ से आ रहे हो, तो बहुत इंस्पायरिंग लगता है। एंड आई एम श्योर मेरे जैसे और भी बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो छोटे से शहर से आते हैं, और बहुत ना इम्पॉसिबल लगता है दिल्ली मुंबई जाके कि सब शुरू से अपॉर्चुनिटीज़ में रहे हैं, लोगों को जानते हैं, तो बहुत मुश्किल लगता है वो क्रैक करना। पर आप कहाँ 14,000 की सैलरी से शुरू हुए और आज 200 करोड़ का आपने बिजनेस बना लिया है। तो कैसा लग रहा है आपको आज? क्या चेंज हुआ आपके लिए इंटरनली? ऐसा इंटरनली तो कुछ ऐसा चेंज नहीं हो गया कि 14,000 की सैलरी से स्टार्ट किया था और आज हम लगभग 50 करोड़ के एनुअल ARR पे हमारा रेवेन्यू है। ऐसा कुछ चेंज नहीं हुआ। अभी भी मुझे लगता है कि बहुत कुछ करना बाकी है। अभी बहुत अपॉर्चुनिटी है इंडिया में हमारे लिए अपने ब्रांड्स को ज़्यादा से ज़्यादा घरों तक पहुंचाने के लिए। तो चेंज तो अभी ऐसा कुछ नहीं कुछ हुआ है। तो आप शुरुआत से इतने ड्रिवन थे कि कुछ करना है, कुछ फोड़ना है? मतलब बचपन में आप कैसे थे? यार, ये तो नहीं पता कि कुछ करना है कि कुछ फोड़ना है, ये तो कभी नहीं सोचा था। बट ये जरूर एक छोटा सा थॉट जरूर था दिमाग में कि कुछ अपना करना है। बट क्या करना है, स्टार्ट कैसे करना है, क्या सही टाइम होगा, वो नहीं पता था। कहाँ से ये मोटिवेशन है? आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? फैमिली में सब कैसे हैं? मदर मेरी हाउसवाइफ है, फादर मेरे ये किसान है, और मतलब ऐसा एग्जैक्टली प्रॉपर किसान नहीं, हम लोग लैंडलॉर्ड हैं। तो वेस्टर्न यूपी में ज़्यादातर गन्ने की खेती होती है। तो हमें पढ़ाने के लिए फादर हमारे गांव से एक छोटा सा शहर पड़ता है धामपुर, वहाँ से जो हमारा होम टाउन, मतलब होम एकदम एंसेस्टर प्रॉपर्टी जहाँ पे जो विलेज है वहाँ से, तो वहाँ से आए। फिर धामपुर में बेसिक एजुकेशन मैंने ली। फिर मैं थोड़ा फादर के सपने थोड़े ऊंचे थे कि नहीं, बच्चों को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो खुद उतने पढ़े लिखे नहीं थे कि नहीं पढ़ाना चाहिए।
तो हमें पढ़ाने के ऊपर मतलब हमारी एजुकेशन के पीछे मेरे पेरेंट्स ज़्यादा ड्रिवन थे, हमसे ज़्यादा ड्रिवन थे। सो ग्रेजुएशन करने के लिए मैं डीएवी कॉलेज गया, डीएवी कॉलेज चंडीगढ़। फिर वहाँ से एमबीए करने के लिए मैंने जयपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ से किया। फिर पहली नौकरी पार्ले में लगी, वो बिहार में गया मैं वहाँ से। तो धीरे धीरे रास्ता बनता चला गया कि कैसे अपना करियर स्टार्ट करना है। अब एमबीए करके ऐसा भी नहीं था कि मेरा किसी प्रीमियम बी स्कूल से एमबीए था तो मैं किसी भी अच्छी बहुत बेहतर जॉब में जा सकता हूँ। तो मुझे तो अपना करियर एकदम इनिशियल स्टेज से स्टार्ट करना था। तो सेल्समैन से थोड़ा सा ही बड़ा एक रोल होता है सेल्स ऑफिसर का, तो वहीं से अपना करियर स्टार्ट किया पार्ले में। तो आपको क्या लगता है कि आप बिना किसी फैंसी डिग्री के या फैंसी कॉलेज के टैग के कैसे आप बिल्ड कर पाए, कैसे आपने शार्क टैंक पे भी इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट जीता? व्हाट डू यू थिंक वर्कड फॉर यू? देखिए, ऐसा नहीं है कि फैंसी कॉलेज के बिना या फैंसी डिग्री के बिना लोग काम नहीं कर सकते। फैंसी डिग्री या फैंसी कॉलेज से सिर्फ आपको एक एक्स्ट्रा सेफ्टी नेट मिल जाता है। आप फॉर एग्जांपल अगर आज हम भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई सीनियर पोजीशन के लिए हायर करने की प्लानिंग करते हैं तो हम भी पहले फैंसी डिग्री और फैंसी कॉलेज खोजते हैं। ऐसा नहीं है हम नहीं कर रहे, हम भी वही सेम चीज़ करते हैं। उसका सिर्फ इतना ही इम्पैक्ट है कि एक लेयर हट जाती है थोड़ा सा। अगर उसने वो उस डिग्री को उसने लिया है तो कुछ तो उसने मेहनत की होगी। ऐसा तो नहीं है कि उसने वो डिग्री बैठे बैठाई उसको मिल गई है, उसने मेहनत की है तभी वो वहाँ तक पहुँचा है। तो वो उसकी पहले की मेहनत के बेसिस पे वहाँ से हम उसको चूज कर सकते हैं। बट अल्टीमेटली 1 साल 2 साल के बाद आपको मेहनत तो उतनी करनी ही पड़ेगी। तो फैंसी डिग्री आपको सिर्फ एक सेफ्टी नेट, एक आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन और सेफ्टी नेट दे सकती है, दैट्स इट। बट अल्टीमेटली चाहे जिसके पास फैंसी डिग्री है या जिसके पास नॉर्मल प्लेन सिंपल बीए एक ग्रेजुएशन की डिग्री है, मेहनत तो दोनों को ही करनी है। तो सर आजकल 2 क्वेश्चन है मेरे पास। पहला क्वेश्चन तो ये है कि कई बारी जब जैसे किसी का आईआईटी, आईआईएम या हार्वर्ड, वॉटन ये सब नहीं होता है तो लोग पहले ही खुद को ना फेलियर वो समझ लेते हैं कि वो नहीं हुआ तो ज़िंदगी ख़त्म। पेरेंट्स भी ऐसे ही करते हैं कि आईआईटी नहीं हुआ तो बेटा बस अब तो कुछ भी नहीं हो सकता है तुम्हारा, सब भूल जाओ। उन बच्चों के लिए आपकी क्या एडवाइस है? और सेकेंडली आजकल कई बच्चे ना एकदम ट्रेंड बन गया ये कि कॉलेज के बाद ही स्टार्टअप शुरू करना है, कूल हो चुका है अभी। जॉब करना 9 to 5 ऐसे लुक डाउन करते हैं लोग कि कॉर्पोरेट में 9 to 5 लाइक सो नॉट ट्रेंडी। ठीक है, तो ये जेन जी के लिए आपकी क्या एडवाइस है कि उनको कॉलेज के बाद ही सीधा स्टार्टअप करना चाहिए और सीखना चाहिए वाइल बिल्डिंग समथिंग, या फिर एक्सपीरियंस लेके फिर कुछ बिल्ड करना चाहिए जैसे आपने किया? पहले मैं आपके सेकंड क्वेश्चन का जवाब देता हूँ जो आपने जेन जी के लिए कि अब एकदम से लोगों को अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद 9 to 5 की जॉब नहीं करनी है, स्टार्टअप करना है। देखिए, ये भी 2 तरीके के लोग कर सकते हैं। इसमें भी 2 कैटेगरी हैं। पहले जिनके पास अपने पेरेंट्स से सपोर्ट है, वो तो आप इनिशियल स्टेज में एकदम आपने अपना करियर स्टार्ट करने के टाइम पे आप एक स्टार्टअप आपने अपना स्टार्ट कर दिया, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट है, आपने कर लिया, सो वेल एंड सो गुड। बट जिन बच्चों के पास अभी अपने पेरेंट्स से पैसे का उतना सपोर्ट नहीं है, तो मेरा मानना है उन्हें 1 या 2 साल अपने करियर में कुछ काम करके फिर स्टार्टअप करना चाहिए। उसके 2 फायदे होंगे। पहला, आपकी जो कॉलेज की डिग्री है उसके बेसिस पे आपको स्टार्टिंग में जो जॉब मिलेगी, और अगर आपने 2 साल को स्टार्टअप चलाया और वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, उसके बाद जब आप जॉब ढूंढने के लिए मार्केट में जाएंगे तो आपको उतनी बेटर जॉब नहीं मिलेगी। आपको अपनी डिग्री का फ़ायदा एक ही बार मिलेगा अपने करियर की पहली जॉब में। और स्टार्टअप करना है 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो लर्निंग एक्सपीरियंस आप अपनी कॉस्ट पे ले रहे हो। आप अगर स्टार्टअप करने के लिए जा रहे हो, जो भी आप सीखोगे आप अपना खुद का पैसा इन्वेस्ट करोगे। ऐसा भी नहीं है कि डे 1 पे आपको फंडिंग मिल जाएगी। चलिए आपको फंडिंग मिल भी गई तो भी आप वो पैसे जलाने के बाद ही सीख रहे हो। अगर आप कॉर्पोरेट में 2 साल 3 साल 4 साल काम कर रहे हो, उसके बाद आप अपना स्टार्टअप कर रहे हो, तो एटलीस्ट आपने 4 साल कुछ सीख लिया है, तो आप अपना काम करने के लिए जा रहे हो। और सर वो पहला क्वेश्चन कि सिर्फ प्रीमियम बी स्कूल्स या प्रीमियम एजुकेशन के बाद ही आपकी ज़िंदगी सफल है, ऐसा तो नहीं है। आप भी अगर आप स्टार्टअप को छोड़ देते हैं, अभी जो पहले की जितने भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हमारे देश में हैं, चाहे वो टाटा, बिरला, अंबानी या और भी हल्दीराम, डीएस ग्रुप, जितने भी ये बड़े बड़े जिसको हम बेसिकली लाला कंपनी बोलते हैं, तो क्या वो सारे के सारे
लाला IIT IIM से पढ़ के आए थे, नहीं आए थे ना। और नॉर्म तो ऐसा नहीं है। मैं सर अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करूं तो सिर्फ एक डिग्री ना मिलने के बाद आपका करियर या आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं हो सकता है। और एक डिग्री मिलने के बाद जरूरी नहीं है कि आपने अगर IIM से डिग्री ले ली है तो आप के सक्सेसफुल होने की 100% गारंटी है, नहीं है। बिल्कुल। तो एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाने के लिए फिर क्या स्किल चाहिए होता है आपके अकॉर्डिंगली आज की डेट में इंडिया में? पेशेंस और त्याग। त्याग तो करना पड़ेगा, पेशेंस भी चाहिए। आपने क्या मैं स्किल से ज्यादा मतलब स्किल तो होगा तभी तो, अगर आपके अंदर वो स्किल नहीं है तो आप मतलब बिजनेस रन तो नहीं कर सकते। आप करते रहोगे फिर वो ग्रो नहीं करेगा। तो अगर आपके अंदर किसी चीज का स्किल है तभी आप उसमें आगे जा रहे हो, तभी आप उसमें मेहनत एक्स्ट्रा कर पाओगे। बिल्कुल। बट सक्सेसफुल होने के लिए पेशेंस भी चाहिए और त्याग तो आपको करना पड़ेगा। त्याग बहुत सारी चीज़ों का करना पड़ सकता है। फैमिली का त्याग करना पड़ सकता है, अपने ऐशो आराम का त्याग करना पड़ सकता है, एक मंथली बंधी हुई सैलरी का त्याग करना पड़ सकता है, अपने टाइम का त्याग करना पड़ सकता है, अपने हेल्थ का त्याग करना पड़ सकता है, बहुत कुछ छोड़ना पड़ सकता है। आपने सबसे बड़ी ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको छोड़नी पड़ी अपना बिजनेस बनाने की जर्नी में? मैंने 11 साल नौकरी की है तो मेरे को भी एक फिक्स इनकम की आदत थी। हर महीने व्हेन आई वाज इन यूनिलीवर में सैलरी 20 तारीख को आती है। तो जो हमारा मंथली साइकिल चलता था वो 21 से 20 का होता था। तो सैलरी 20 तारीख को, मतलब 30 का भी वेट नहीं करना होता, मैं 20 को आती थी। और उसके बाद जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने आते हैं तो सिर्फ आप पेमेंट ही करते जाते हैं, सुबह से शाम हो जाती है, आप सिर्फ दिए जा रहे हैं। तो वो एक बड़ा चैलेंज था, उसको अडॉप्ट करने की मैं आज भी कोशिश कर रहा हूँ। तो सर छोटे शहर से आने के कोई फायदे होते हैं? छोटा शहर और बड़ा शहर वाला तो मतलब वो इनिशियली आप कुछ सोच सकते हैं, बट जब आप नौकरी, मतलब मैं छोटे शहर से था तो मेरे को धामपुर छोड़े हुए भी आज 20 साल से ज़्यादा हो गए। मैं 2003 में मैं ग्रेजुएशन के लिए बाहर चला गया, तो फिर मैं चंडीगढ़ में रहा, फिर मैं लखनऊ में रहा, फिर मैं नौकरी करने के लिए तो खैर मैंने अब छोटे शहर क्या, मैंने बिहार में जाके माइक्रो विलेजेस में काम किया है जहाँ की पॉपुलेशन 600-700 है। मैंने शक्ति प्रोजेक्ट में काम किया है जहाँ पे हम ऐसे छोटे छोटे गांव में जाते थे जिस गांव की पॉपुलेशन 400 है, 500 है। तो छोटे शहर बड़े शहर के हर जगह के अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं। तो मैंने तो अपनी जर्नी में छोटे शहरों में भी काम कर लिया, बड़े में भी कर लिया, मेट्रो में भी देख लिया, गाँव में भी देख लिया। तो मुझे नहीं लगता कि उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला होता है। तो सर इतना वर्क एक्सपीरियंस में आपने क्या लेट्स से 3 कोर लर्निंग्स या स्किल्स थे जो आपके वो वर्क एक्सपीरियंस ने आप में डेवलप करा है? पहला तो सेल्स का है, और आजकल हर कोई बोलता है कि सेल्स इज़ द नंबर 1 स्किल दैट यू नीड टू हैव व्हेन बिल्डिंग अ ब्रांड। तो वो तो आपका ऑटोमेटिकली बन गया। और क्या आपकी की लर्निंग्स या स्किल्स डेवलप हुए उस पीरियड में? एक्चुअली मैंने अपना करियर ना बहुत छोटे स्तर से स्टार्ट किया। मैं पहले दुकान जाके हमने प्रोडक्ट को बेचना, और बल्कि मैं उसको बेचना भी नहीं बोलूँगा, पार्ले और यूनिलीवर जैसे प्रोडक्ट को आप बेचने के लिए नहीं जाते हैं। सेल्स टीम वहाँ पे एग्जीक्यूशन करने के लिए जाती है कि हमारा ये प्रोडक्ट इस आउटलेट पे अवेलेबल होना चाहिए, वो है कि नहीं। हम उसको बेच नहीं रहे हैं, उसको ऑलरेडी ब्रांड बेच रहा है जो 10 साल 20 साल 50 साल पुराना एक ब्रांड है, और हम उसको रूरल एरिया में सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जितना अच्छा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा उतने अच्छे हमारे नंबर्स होंगे जो होने चाहिए। तो सेल्स, आप जो भी बात कर रहे हैं कि सेल्स तो सबको आनी चाहिए, मुझे नहीं लगता कि सेल्स के अलावा कोई जॉब एग्जिस्ट भी करती है। चाहे आप सेल्स में हो, चाहे आप HR में हो, चाहे आप फाइनेंस में हो, चाहे आप ऑपरेशन में हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आपको बेचना ही है। आप अगर फाइनेंस में भी है तो भी आपको अपनी सर्विसेज बेचनी पड़ेंगी। आप अगर एक बहुत अच्छे CA हैं, बट आप CA अच्छे हैं, वो कैसे लोगों तक पता चलेगा? जब तक आपके पास क्लाइंट ही नहीं आएंगे, नंबर ऑफ क्लाइंट्स नहीं होंगे, तो आपकी मार्केट में वो रेपो कैसे बिल्ड होगी? नंबर ऑफ क्लाइंट्स लाने के लिए पहले आपको खुद को बेचना तो पड़ेगा। तो सेल्स तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी मैनर में आपको करनी है। तो सेल्स तो आपको सीखनी ही पड़ेगी। और जो स्किल सेट की आप बात कर रहे हैं कि हर बिजनेस के लिए अलग स्किल्स चाहिए। अब सॉफ्टवेयर में, AI में वो अलग स्किल सेट है। हमारे जैसी जो एकदम फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स वाली कंपनियां हैं, इनके लिए अलग स्किल सेट चाहिए। कहीं पे आपको ऑपरेशनली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, कहीं पे सिर्फ एक बहुत छोटी सी टीम बहुत बड़ी कंपनी
चला सकती है, कहीं पे एक बहुत बड़ी टीम एक बहुत छोटा सा रेवेन्यू कर रही है। तो हर बिजनेस के लिए हर जगह अलग स्किल सेट चाहिए। तो अब हमने आपका जर्नी कवर कर लिया है, अब ये जॉब एक्सपीरियंस तक हम पहुंच गए हैं। क्या टर्निंग पॉइंट था जिसमें आपको आया कि भाई खुद का अब स्टार्टअप करना है, अब मैं रेडी हूँ करने के लिए? मैंने यूनिलीवर में 7 साल काम करने के बाद पहले एक स्टार्टअप ज्वाइन किया। कपीवा? हाँ, मैंने कपीवा ज्वाइन किया, और मैंने स्टार्टअप ज्वाइन करने के पीछे मेरा मोटिव यही था कि अभी तक तो चलो एमएनसी में काम कर लिया, यहाँ पे सिर्फ जैसे गधे के मतलब घोड़े के, जब घोड़ा आप रेस में दौड़ा तो उसको ऐसे लगा देते हैं, तो हम सब लोग मतलब कॉर्पोरेट में ऐसे ही काम करते हैं कि आपको बोला जा रहा था आप ऐसे चलेंगे, आपको बोला जा रहा था आप ऐसे चलेंगे, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना, जो कि सही भी है, मैं इसको गलत नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि आपको काम करने के लिए दिया गया वैसे ही करो। और जब आप स्टार्टअप में काम करते हैं तो आपको फ्री हैंड दिया जाता है, क्योंकि हमें भी नहीं पता आज हम किसी, फॉर एग्जांपल हमारे जैसे ब्रांड के लिए भी आज हम किसी पर्टिकुलर चीज़ पे काम कर रहे हैं, बट हो सकता है आने वाले 3 से 4 महीने के बाद हम वो चीज़ बंद करके किसी दूसरी चीज़ पे लग जाएं, क्योंकि हमें अपने बिजनेस को ग्रो कराने के लिए बहुत सारी चीज़ों पे पिवट करना पड़ता है। तो मैंने यूनिलीवर छोड़ के कपीवा इसलिए ही ज्वाइन किया था कि अपना कुछ करना है, बट अपना कुछ करने के लिए एक स्टार्टअप में काम करना भी जरूरी था। मतलब जैसा मैंने पहले ही बताया कि मुझे वो क्लैरिटी खुद को भी नहीं थी कि मुझे करना क्या है। कपीवा में काम करते समय उस समय ये एक कैटेगरी दिखाई दी होम एंड किचन की, जहाँ पे बहुत बड़ा वाइड स्पेस है, और बाकी की कैटेगरी चाहे वो स्किन कैटेगरी हो या और भी जो आयुर्वेदा वाली कैटेगरी, वहाँ पे बहुत सारे ब्रांड आ गए थे। होम एंड किचन वाली कैटेगरी के अंदर अभी प्लेयर कम थे, और यहाँ पे लोगों का ब्रांड स्टिकीनेस एज कम्पेयर टू पर्सनल केयर कैटेगरी से ज़्यादा है। टाइम लगता है यहाँ पे ब्रांड बिल्ड करने में आपको। हार्पिक हो गया, लाइजॉल हो गया, विम हो गए, ये ऐसे ऐसे ब्रांड हैं जो बहुत समय लेके बने हैं, बट आपके वॉशरूम में प्रोडक्ट्स चेंज हो गए हैं, बट आपके बाथरूम में और घर के ये प्रोडक्ट चेंज नहीं हुए हैं। करेक्ट। हम अल्फा, जेंजी, बूमर सारे आ गए। हार्पिक वही है। हार्पिक वही है अभी भी। तो ये एक इसलिए ये कैटेगरी चूज की, और फिर सस्टेनेबिलिटी वाली बात। अब मेरे बेसिक रहन सहन, मतलब मैं छोटे से गांव से आता हूँ, फिर मैं शहर गया, तो वो थोड़ा सा गांव की मिट्टी वाला है कि यार एक सस्टेनेबल जीवन तो होना चाहिए। बचपन में या थोड़ी बड़ी एज में भी जब कभी कभी ऐसा होता था कि आज चलो बाहर से खाना लाना है, तो अब मेरे को याद है मैं फादर के साथ जाता हूँ, हम लोग वो स्टील का डिब्बा लेके जाते थे कि जिससे भी ढाबे से खाना लेके आना है उसी में वो दाल वहीं से, कि ना प्लास्टिक में लेके आना है, ना वो थैलियाँ होंगी, ना कुछ होगा, वही डब्बे में जाना है। मैं 12th क्लास तक अपना लंच स्टील के डब्बे में लेके गया हूँ, ना कोई ये प्लास्टिक के डब्बे या जिसमें वो अंदर ना कोई ग्लास के डब्बे, सिर्फ स्टील का डब्बा होता था, उसी में एक पराठा और आलू की सब्जी वो टिफ़िन लेके आप चले गए। तो वो ये सब छोटी छोटी सी चीज़ें, मैं नहीं कह रहा कि सस्टेनेबिलिटी के नाम पे बहुत कुछ चेंज करने वाली बात, बट छोटी छोटी चीज़ें जिनका इम्पैक्ट नहीं हो, जिनका इम्पैक्ट बहुत होता है, वो आज नहीं समझ में आ रही। आपके और मेरे घर में जब मैं अभी अपने होम टाउन जाता हूँ, हमारे यहाँ कूड़े की एक छोटी सी बाल्टी होती थी, जो सुबह से लेकर शाम तक उसमें सिर्फ सब्जियों के छिलके ही होते थे। और आज मैं जहाँ पे रहता हूँ तो मैं देखता हूँ लोगों को कि उनके घर में सब्जियों के छिलके तो कम, बट बाकी के सारे जो पैकेट्स हैं, गत्ते हैं, थैलियाँ हैं, वो उसमें भरी रहती हैं। पार्सल्स के जो लेयर्स हैं वो सारी उसमें हम डाले रहते हैं। तो पहले एक छोटी 4 लोगों के, पहले तो जॉइंट फैमिलियाँ रहती थी, 8-10 लोगों की फैमिली में इतनी छोटी सी कूड़े की बाल्टी में सारे सब्जी के छिलकों से काम हो जाता था। बट आज अगर 2 लोग भी एक फ्लैट में रह रहे हैं तो उनका इतना बड़ा डस्टबिन होगा और वो रोज़ सुबह भरा होगा, उसके साथ में एक और थैली रखी होगी जिसमें आपके घर के सारे पार्सल्स होंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। मैं नहीं बोल रहा कि बहुत कुछ आपको सस्टेनेबिलिटी के नाम पे बहुत कुछ करना है। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में थी, तो कुछ आए कि हम सबसे ज़्यादा प्लास्टिक अपने घरों में कहाँ इकट्ठी करते हैं। शैम्पू की बोतल हर महीने लेके आनी है। हम फ्लोर अगर साफ़ करने के लिए हम कोई भी फ्लोर क्लीनर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो एक बॉटल आनी है। 1 लीटर की बॉटल लेके आते हैं। 2 BHK आपका घर है 1200-1300 स्क्वायर फीट का, तो वो 10 से 15 दिन में वो बॉटल ख़त्म हो जानी है। बर्तन धोने के लिए हम राख से उठ के पहले बार पे गए, बार से अब हम फिर लिक्विड पे चले गए, लिक्विड की बोतल हर महीने लेके आनी है। अपना टॉयलेट क्लीन करने के लिए हम
हर महीने एक हार्पिक या कोई और ब्रांड जो भी आप सैनी फ्रेश लेके आ रहे हो उन सब की बॉटल लेके आ रहे हो, हर महीने आप बॉटल लाते हो, यूज़ करते हो, फेंक देते हो। तो वो सबसे ज़्यादा जो प्लास्टिक का चंक इकट्ठा हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है। तो इसको कैसे घर से निकाला जाए, यहाँ से मेरे को कुछ करने का थॉट प्रोसेस था। बट इनिशियली उतने पैसे भी नहीं थे कि इतने बड़े ब्रांड्स के साथ अब डायरेक्ट फाइट कर सके। तो इसलिए इस कैटेगरी में जाने से पहले थोड़ा सा एक इसी सिमिलर कैटेगरी में मैंने स्टार्ट किया, जहाँ पे हम पेपर के प्रोडक्ट्स, फूड रैपिंग पेपर, एल्यूमिनियम फॉइल, फेशियल टिश्यू, गार्बेज बैग, जहाँ पे भी प्लास्टिक को हम हटा सकते थे, सेव कर सकते थे, वहाँ से हमने हटाया और इस कैटेगरी से मार्केट में एंट्री की, ताकि जब हम यहाँ इस कैटेगरी से लोगों के घर तक पहुँच जाएंगे, उनके घरों में, उनके किचन में पहुँचेंगे, तो थोड़ा सा उनका ट्रस्ट बिल्ड होगा और वो उतने पुराने ब्रांड्स को रिप्लेस करके हमारे ये प्रोडक्ट भी लेना स्टार्ट कर देंगे। इसमें फिर हमने धीरे धीरे इनोवेशन करने स्टार्ट की। पाउडर टू लिक्विड कैटेगरी गोदरेज ने स्टार्ट की थी हैंड वॉश में, बट इंडिया का पहला पाउडर टू लिक्विड फ्लोर क्लीनर और पहला पाउडर टू लिक्विड डिश वॉश हमने बनाया, जिससे हम घरों से प्लास्टिक को रिप्लेनिश तो कर सकें। तो सर आपने ये बिजनेस शुरू कैसे किया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कहाँ से आई? इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो मेरी खुद की थी, मैंने 10 साल नौकरी की है तो कुछ तो पैसे बचाए होंगे। तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा नहीं कि मैंने 40-50 लाख रुपए लगा के बिजनेस मतलब एक साथ लगा दिए। जो भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इनिशियल स्टेज में 1.5 से 2 करोड़ रुपए लगे, बट वो कभी ऐसा नहीं है कि 2 करोड़ एक साथ मेरे बैंक में थे और मैंने लगा दिए। वो बिट्स एंड पीसेस में लगे कि पहले 8 लाख रुपए लगाए, फिर 10 लाख रुपए लगाए, फिर और एक मशीनरी चाहिए, फिर उसके लिए कुछ बैंक से लोन लिया। इस तरीके से करते करते ये स्टार्ट। सबसे पहला अमाउंट आपने ऑनेस्ट कंपनी के लिए कहाँ पे स्पेंड किया और वो कितना अमाउंट था? एक पहली मशीन खरीदी थी, रिवाइंडिंग मशीन, 1,10,000 रुपए की वो थी। क्या करती है वो? वो रोल को स्लिट, मतलब रोल को, जंबो रोल्स आते हैं उनको पीसेस में बनाती है और फिर उसको काटने का काम करती है। तो आपको ये सारे रिसर्च कर रहे थे आपके क्या क्या चाहिए होगा शुरू करने के लिए, आप पहले से पता था या मैन्युफैक्चरर से मिले, बात करके पता लगा कैसे? नहीं, मैन्युफैक्चरर तो कोई दिखाता नहीं है ना, कोई भी अपनी फैक्ट्री अगर आप किसी को भी अब मतलब मैं आज भी अगर कोई, मैं तो सबको दिखा दूंगा, मेरे से तो आगे मिल लो, मेरे ऑनेस्ट कंपनी। बट कोई नहीं बताना चाहता है, तो यूट्यूब से कुछ वीडियो मिले, कुछ मार्केट में जाके ढूंढना स्टार्ट किया, तो जुगाड़, फिर जुगाड़ से, मतलब बेसिकली अल्टीमेटली जुगाड़ से एक कितना 350 स्क्वायर फीट से स्टार्ट किया था। अभी हमारे पास हमारा जो खुद का फैक्ट्री और जो वेयर हाउस है वो करीब 25,000 स्क्वायर फीट में। और अभी कितने एम्प्लॉइज हैं आपके अंडर? अंडर नहीं, मेरे साथ में 60 लोग काम करते हैं। कैसा लग रहा है आपको इतने लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा के? ये अच्छा फील, सबसे अच्छा जो फील गुड फैक्टर है वो यहीं से आता है कि हम 60 लोग एक साथ काम कर रहे हैं। मैं आपका शार्क टैंक में सुना था कि आपके दोस्तों ने भी इनिशियल फंडिंग में हेल्प करी थी। हाँ, वो बेसिकली वो मेरे दोस्त नहीं, मतलब मैं अब उनको दोस्त बोल रहा हूँ, वो मेरे दोस्त ने, मेरे यूनिलीवर में जब मैं काम करता था तो मेरे वो बॉस थे। उसके बाद उन्होंने भी अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया, तो उनके कलीग्स के साथ मिलके उन्होंने मेरी हेल्प की और वो आज भी मेरे साथ हैं। अभी भी हम जितने भी ब्रांडिंग से लेके एनपीडी से लेके जुड़े हुए डिसीजन लेते हैं उन्हीं के साथ मिलकर लेते हैं। ये पता है बहुत बड़ा लेसन है कि नेवर बर्न योर ब्रिजेस। अक्सर लोग जब कहीं जॉब छोड़ रहे होते हैं ना, तो बड़े गंदे नोट पे छोड़ते हैं कि फिर कब इनसे मिलना है, क्या ही लाइफ में पाथ्स क्रॉस होंगे। बट यूनिलीवर आपके बॉस ने इनिशियल इन्वेस्टमेंट करी, इसीलिए करी होगी ना क्योंकि आप अच्छी टर्म्स पे एंड किया होगा, अदरवाइज तो कोई डेफिनेटली। तो अब मतलब ये तो कोई बात ही नहीं है ना कि आप अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ रहे हैं तो गुड नोट पे छोड़ो ना, क्या फर्क पड़ता है। मतलब मेरा तो ये मानना है कि बहुत छोटी सी बात है कि दुनिया गोल है और जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी तो दुनिया और छोटी सी। कितनी गिनती की एफएमसीजी का कंपनियां हैं, उन्हीं में आपको काम करना है। आप अगर चाहे आप सॉफ्टवेयर में, चलो पहले एफएमसीजी सेल्स की बात करते हैं, गिनती के 20 बड़े ब्रांड होंगे जिनमें आपको काम करना है, तो वही लोग हैं, वही इधर से उधर रोटेट हो रहे हैं, कोई 10 साल में, कोई 5 साल में। वैसे तो यूनिलीवर में लोग 20-20 साल पूरा अपना करियर लगा देते हैं, तो वही सारे लोग हैं। तो आप अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, अच्छा काम कर रहे हो, तो अच्छे नोट पे छोड़ो ना, ताकि कल को अगर आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट करो और आप उसमें सक्सेसफुल नहीं भी हुए तो सेम ऑर्गेनाइजेशन के डोर आपके लिए खुले हैं ना, वो रास्ते खुले आएंगे। बिल्कुल। तो सर आपने
सबको पता है कमोडिटाइज मार्केट में आप एंटर करें हैं। पहले तो जिनको नहीं इस वर्ड का मतलब पता आप वो एक्सप्लेन करिए। और सेकेंडली बोट भी बहुत कमोडिटाइज मार्केट में आया था, बट उन दोनों ने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और लाइफस्टाइल एस्पिरेशन क्रिएट करके और काफ़ी अग्रेसिव प्राइसिंग से क्रैक कर लिया। तो आप कैसे क्रैक करने का सोच रहे हो? बोट ने बदलते हुए इंडिया के साथ साथ काम किया। जब हम लोग का ओवरऑल जनरेशन चेंज हो रहा था, हमारे पेरेंट्स से हम लोग आगे बढ़ रहे थे, तो उस समय मोबाइल वाले युग में उन्होंने उस चीज़ को अपनाया और बेहतर प्राइसिंग लोगों को अब दी। 2012-13 में JBL एक नॉर्मल पोर्टेबल स्पीकर के मिनिमम 8 से 10 हज़ार चार्ज कर रहा था, जो और उन्होंने वैसा ही लगभग सिमिलर क्वालिटी का स्पीकर 3,000-4,000 में दिया। तो जहाँ पे 3,000 रुपये का 8,000 रुपये का स्पीकर अगर आपको 3,000 रुपये में मिलेगा, या जो आप उस समय वो वायर वाले हेडफोन थे जो छोटे छोटे आते थे, वो वहाँ पे बड़ी किसी अच्छी कंपनी के आपको 1,400-1,500 रुपये के मिलते थे, बोट ने उसको 300 रुपये से फिर 99 रुपीज़ तक में उसको बेचा है। 39 रुपीज़ में भी उन्होंने उसको सेल्स के टाइम पे बेचा है। तो वो मासिस तक पहुँच गए अपने अपने प्राइसिंग के दम पे। तो कमोडिटाइज मार्केट कोई भी देखो, पैसे तो कमोडिटी मार्केट से ही बनने हैं। कमोडिटी मार्केट में बस गेम होता है प्राइसिंग का और सही टाइम का और रेवेन्यू का। अगर आप 100 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हैं और उस पर आप कमोडिटी वाले मार्केट में है, आप उस पर 20% भी बचा रहे हैं, एक तरफ आप 2,000 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हैं और उस पर आप 1% बचा रहे हैं, तो भी आप 100 करोड़ के रेवेन्यू से ज़्यादा पैसे बचा रहे हैं। तो कमोडिटाइज मार्केट वही है कि आपकी सेल तो बहुत ज़्यादा होगी, जल्दी होगी, ज़्यादा रेवेन्यू आप कम पूंजी पे, कम इन्वेस्टमेंट पे आप रोटेट कर सकते हैं। तो उस रोटेशन से आपके पैसे बनते हैं। तो बोट ने भी वही किया। उसने इनिशियली जब इंडिया की तस्वीर जब इंडिया धीरे धीरे बदलना स्टार्ट हुआ था, तो उसने अपने प्राइस कम किया और बहुत जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो पहुंच सकता था, उन्होंने अपने आप को उनकी टाइमिंग का भी बहुत लकी रहे हो। तब जियो का रेवोल्यूशन भी आ गया था उसी साल अमेज़न फ्लिपकार्ट भी इंडिया में अपना नंबर ग्रो करना चाह रहे थे, तो उन्होंने इन्हीं दोनों चैनल के बेसिस पे अपना पूरा रेवेन्यू बिल्ड किया। बाद में वो ऑफलाइन गए। हाँ, एग्जैक्टली। तो आप कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं द ऑनेस्ट होम कंपनी को? अमेज़न और फ्लिपकार्ट ने उस कैटेगरी में बोट को बनाया, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, स्विगी और होम एंड किचन कैटेगरी में ऑनेस्ट होम को बनाएंगे। कैसा है क्विक कॉमर्स का राइज, कैसा है इंडिया में और कैसा रिस्पॉन्स है ब्रांड के लिए? हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। और हम अभी अगर मैं क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो 4 से 5 करोड़ का मंथली रेवेन्यू तो हम इन्हीं प्लेटफॉर्म के थ्रू कर रहे हैं। और अगर हम क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू महीने में 2.5 लाख घरों तक पहुंच रहे हैं, तो वो बड़ी बात है। इतनी जल्दी 2.5 लाख घरों तक पहुंचना आसान तो नहीं था। कैसे पहुंचे? ये कैटेगरी ही ऐसी है ना, हमें इतनी, अब क्विक कॉमर्स ने हमें ऐसी आदत डाल दी है कि मुझे सब्जी बनाने से पहले याद आता है धनिया नहीं है, तो मैं ऑर्डर कर देता हूँ, मेरे पास 10 मिनट में धनिया आ जाता है। हाँ। बेसिकली क्विक कॉमर्स जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी कैटेगरी है होम एंड किचन वाली, उन्होंने उसी से स्टार्ट किया। पहले उन्होंने लिमिटेड प्रोडक्ट से स्टार्ट किया और अब वो लोगों को आदत पड़, आप देखो ना, ऐसा थोड़ी ना कि ये सारे प्लेटफॉर्म पहले से नहीं थे। बिग बास्केट को 10 साल हो गए, ग्रोफर्स को 10 साल से ज़्यादा हो गए, तो वो 10 साल से मार्केट में है। बट ये चीज़ें उनको भी समझते समझते, और जेप्टो ने पहले स्टार्ट किया था, और अब जेप्टो ने, मतलब ये सारे लोग 10 साल से मार्केट में है और ये लोगों के घरों तक पहुंचा रहे हैं। मगर वो 10 मिनट वाली जिद ने लोगों को अमेज़ॉन से ये होम एंड किचन कैटेगरी के प्रोडक्ट हटा के ब्लिंक क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट किया। सो अभी टीयर 1 के अंदर तो बेसिकली 60 to 70% हमारी जो बेसिक नीड्स हैं वो सारी हम ब्लिंकिट से फुलफिल करा ले रहे हैं। बाकी के जो फैशन रिलेटेड या और भी पर्सनल केयर से रिलेटेड कैटेगरी बची, उसके लिए अब हम बाकी के जो ऐप्स हैं, चाहे वो अमेज़ॉन हो, फ्लिपकार्ट हो या नायका हो या और भी जो ब्यूटी वाले ऐप हैं, उनके सर आजकल वो भी ब्लिंकिट पे है। और मैं प्राइस कंपेयर करती हूँ ये सोच के कि शायद महंगा होगा, ऑलमोस्ट सेम प्राइस एज नायका।
तो किसी को अर्जेंटली भी नहीं मन कर रहा है खरीदने का, तो वो जो आपका इम्पल्स परचेज है वो भी जल्दी हो रहा है। प्लस एवरेज ऑर्डर वैल्यू मीट करनी पड़ती है, तो कुछ नहीं भी चाहिए तो बंदा सोचता है कि वो 15 से 30 रुपए शिपिंग के बचाने के लिए 100 रुपए की चीज़ ढूंढ के आप ऐड कर देते हो। तो आई थिंक एज कंज्यूमर्स हमने ज़्यादा खर्चा भी करना शुरू कर दिया है क्विक कॉमर्स की वजह से। नहीं, मुझे तो लगता है कि क्विक कॉमर्स की वजह से खर्चा तो नहीं मैं इसको बोलूँगा, बट हमारे पैक साइज तो कुछ जगह पर रिड्यूस भी हुए हुए होंगे। अगर हम किसी बनिए की दुकान पे जाके खरीदते हैं तो महीने का राशन एक ही बार में ले आते हैं, बट क्विक कॉमर्स की वजह से कुछ कुछ कैटेगरी में पैक साइज रिड्यूस होंगे, बट कुछ कैटेगरी में हमें क्योंकि ऑर्डर मीट करने कुछ सर्टेन अमाउंट का, तो हमारे पैक साइज इंक्रीज भी हुए होंगे। और सर ये ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन, जो कोई अभी एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर आपको देख रहा है जिनके पास लिमिटेड फंड्स हैं, कुछ फंडिंग रेज नहीं करी है, खुद से ही सेव करके कुछ शुरू करेंगे, उनको कहाँ से शुरू करना चाहिए? क्या स्ट्रैटेजी डिफरेंट होनी चाहिए दोनों के लिए? क्योंकि आपने बहुत वंडरफुली क्रैक किया है दोनों को। तो देखो, मैं बस सबके लिए इतना बोलना चाहता हूँ, ऑफलाइन पूरा आपके लिए एक पेंशन की तरह है, और पेंशन 30 साल नौकरी करने के बाद आती है, और वो फ्री में आती है जब वो आती है। सो ऑफलाइन बनाने में समय ज़्यादा लगेगा, मेहनत ज़्यादा लगेगी, बट जब उसका रिजल्ट आना स्टार्ट होगा तो फिर वो ऑटोमेटिकली ड्रिवन होगा, वो अपने आप चलेगा। सो ऑफलाइन आप उस समय जाइए जब पहले आप अपने ऑनलाइन में अपने आप को बहुत जगह, कुछ सिटीज़ में, कुछ प्लेटफॉर्म्स पे प्रूफ कर सकें। आप सिर्फ ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस या क्विक कॉमर्स के भरोसे कि आज मैं क्विक कॉमर्स की वजह से मैं 14 सिटीज़ में पहुंच गया हूं, तो मैं इन 14 सिटीज़ में अपना ऑफलाइन रेवेन्यू भी स्टार्ट करने के लिए टीम बना देता हूं, लोगों को हायर कर लेता हूं, डिस्ट्रीब्यूटर बना लेता हूं और माल बेच देता हूं। वैसी गलती ना करें। और सर मैं पहले पूछना भूल गई, क्विक कॉमर्स पे जितना मैंने सुना है आना ही बड़ा मुश्किल होता है ब्रांड्स के लिए, तो कैसे आ सकते हैं जो कोई देख रहा है और आना चाहता है ब्लिंकिट या जेप्टो पे? क्या प्रोसेस रहता है? बहुत सिंपल सा तरीका है, अपने नंबर्स अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे अपने अगर आपका ब्रांड अच्छा कर रहा है, उस कैटेगरी में एटलीस्ट ओवरऑल 3 से 4% का आपका मार्केट शेयर है, आप अपने नंबर लेके ब्लिंकिट के स्पोक पर्सन से जाके मिलो, उनको नंबर दिखाओ, वो खुद आपको लेगा। वो भी तो अपने प्लेटफॉर्म को ग्रो कराने के लिए ब्रांड सर्च कर रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि उनके ऊपर कैटेगरी को ग्रो कराने का टारगेट नहीं है। आज अगर उनकी कैटेगरी किसी महीने 200 करोड़ का नंबर करी, कल को उनको भी 400 करोड़ कराना है, तो वो 200 से 400 करोड़ सेम ब्रांड से तो होगा नहीं। या तो वो 200 से 400 करोड़ तब कर पाएंगे जब वो ब्लिंकिट की सर्विसेज को 14 से 28 सिटी में लेके जाए विद द सेम ब्रांड, या फिर वो 14 सिटीज़ में ही इसी में और नए ब्रांड ऐड करें। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग ब्रांड नहीं देख रहे हैं, बट आप उनके लिए राइट फिट इन हो कि नहीं है, बात तो उसकी भी है ना। तो अगर आपके नंबर्स ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे अच्छे हैं, आप जाओ बात करो, आप बिल्कुल ऑन बोर्ड होगे। वो भी रोज ब्रांड ही सर्च कर रहे हैं, उनकी भी कैटेगरी टीम रोज नए नए ब्रांड को देख रही है, उनको चाहिए ब्रांड। तो इससे फिर मतलब मेरा क्वेश्चन होना चाहिए फिर कि ऑनलाइन मार्केट प्लेस को जो अभी शुरू कर रहा है वो कैसे क्रैक करे? तो बहुत सारे चीज़ें हैं। अब ऑनलाइन मार्केट आप किस कैटेगरी में जा रहे हो, पीएमएफ क्या है, प्राइसिंग क्या है, अब वो तो फिर बेसिक सारी की सारी कि ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे आप अगर अपना ब्रांड, फिर तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं कि आप किस कैटेगरी में जाना चाहते हो, फिर आपने क्या प्रोडक्ट बनाया, आपने वो प्रोडक्ट बना के उसका पीएमएफ सही है कि नहीं। सिंपल से जो 4 चीज़ें, 4 P's, प्रोडक्ट प्राइस प्रमोशन, वो सारे आपके सही हैं कि नहीं। फिर आपने उस पर अमेज़ॉन पे कैसे आपने उसको लाइव किया है प्रोडक्ट को, किस सिटी में आप अमेज़ॉन में अवेलेबल हैं, आप प्राइम पे हैं कि नहीं। प्राइम पे अगर आप नहीं है तो आप कैसे पहले प्राइम पे पहुंचेंगे, क्योंकि अब लोगों को तो 10 मिनट में प्रोडक्ट की आदत है, और आप अगर प्राइम पे नहीं है, आपका प्रोडक्ट पहुंच रहा है 6 दिन बाद, तो कस्टमर वैसे ही नहीं उसको ऑर्डर करेगा। तो एटलीस्ट अमेज़ॉन पे अगर आप सेम डिलीवरी तक पहुंच गए हो तो बहुत अच्छी बात है, नेक्स्ट डे डिलीवरी में हो तो और भी अच्छी बात है। मतलब ये दोनों चीज़ें तो होनी ही चाहिए, ये बेसिक हाइजीन एक्स हैं। आप वो सारी चीज़ें कर रहे हो तब फिर आप क्विक कॉम पे जाओगे। और ऐसा नहीं है कि क्विक कॉम के आने के बाद ये मार्केट प्लेसेस घट जाएंगे। फॉर एग्जांपल 2001 और 3 में, 2001 से 3 के बीच में जब मॉडर्न ट्रेड आया, तो जनरल ट्रेड के लोगों को ये लगा कि अब मॉडर्न ट्रेड के आने से हमारी तो सारी दुकानें बंद हो जाएंगी। क्या परचून की दुकानें बंद हो गई?
मॉडर्न ट्रेड ने अपना आया, मॉडर्न ट्रेड बड़े बड़े मॉडर्न पहले छोटे मॉडर्न ट्रेड से स्टार्ट हुआ, फिर कुछ लोकल्स चेन आई, फिर बड़े मॉडर्न ट्रेड आए, अभी भी मॉडर्न ट्रेड चेन अच्छा कर रही है और साथ साथ जीटी भी ग्रो कर रहा है। ऐसा नहीं हुआ ना कि जीटी बंद हो गया, जीटी भी चल रहा है, मॉडर्न ट्रेड भी चल रहा है। उस मॉडर्न ट्रेड ने अपना एक मार्केट शेयर लिया, वो उसी पेस पे ग्रो किया कर रहा है। जीटी जो था वो और अपना जीटी ने भी अपना मार्केट शेयर बढ़ाया है, घटाया नहीं है। सेम फॉर क्विक कॉमर्स के आ जाने से मार्केट प्लेसेस का इम्पैक्ट, ऐसा नहीं कि मार्केट प्लेसेस का इम्पैक्ट घट जाएगा या वो लोग काम करना बंद कर देंगे। मार्केट प्लेसेस टियर 2 टियर 3 तक पहुंच जाएगा। क्विक कॉम अभी भी टियर 1 में है, वो जब तक वो टियर 2 पहुंचेंगे तब तक मार्केट प्लेसेस टियर 3 में पहुंच जाएगा। तो रेवेन्यू तो मार्केट प्लेसेस भी अपना नहीं छोड़ने वाले हैं, ये अपना कुछ काम करने का तरीका चेंज कर देंगे। ये भी अभी ये सेम डे डिलीवरी पे आ गए, ये हाफ एन आवर डिलीवरी पे आ जाएंगे, स्लॉट डिलीवरी पे आ जाएंगे। बट ऐसा नहीं है कि मार्केट प्लेसेस बंद हो जाएंगे या एमटी बंद हो जाएंगे या जीटी बंद हो जाएंगे, सब अपनी अपनी जगह लेंगे, सिर्फ चीज़ें बदलेंगी, कैसे कौन चेंज करेगा। तो सर, गोइंग बैक टू योर जर्नी, आपने इनिशियली फंडिंग उठाते हुए काफ़ी रिजेक्शंस फेस करी थी और अब शार्क टैंक पे सारे शार्क्स लड़ रहे थे आपको डील देने के लिए। ऊपर से आपने अभी 1 मिलियन की भी फंडिंग उठाई है रिसेंटली, तो पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। बट वो रिजेक्शंस फेस करते हुए आपका क्या माइंडसेट था और आज आपको कैसा लग रहा है जब इतने इन्वेस्टर्स ने आप में ट्रस्ट शो किया है? उस समय भी सीखने का माइंडसेट था। जब पहला रिजेक्शन आया तो ये नहीं था कि ऐसा क्यों हुआ, मैंने उस रिजेक्शन में भी ये ढूंढना कि क्यों नहीं मिली। तब जाके समझ में आया कि मेरा डेक अच्छा नहीं था, फिर डेक के बाद मेरे को ये स्लाइड और डालनी थी, फिर डेक अच्छा बनाया, फिर अच्छे डेक के बाद कि मुझे अपने बिजनेस के नंबर्स पे जो उन्होंने कुछ चीज़ें पूछी, ये तो अभी हम अपने बिजनेस में देख ही नहीं रहे थे, फिर हमने वो चीज़ों पे भी काम करना स्टार्ट किया। तो हर एक रिजेक्शन से हमने जो गलतियां कर रखी थी वो हमने चेंज करने स्टार्ट की। यही लोग सारे आप मुझे आगे सिखा के गए हैं। उन्होंने 1 घंटे के कॉन्वर्सेशन में अगर 5 गलतियां हम में निकाली हैं तो उन 5 में से 3 या 4 को हमने अगले कॉल से पहले ठीक करने की कोशिश की है। शायद वो कॉल उनके साथ दोबारा ना रही हो, बट वो किसी और के साथ हुई। सो वो सारे के सारे रिजेक्शन से हम अपने आप को और बेहतर बनाते चले गए। उसी कोशिश में हम आज भी हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि आज हमारी कंपनी 100% परफेक्ट होगी। आज भी 1000 गलतियों के साथ हम काम करते हैं। रोज़ हम 1000 गलतियां करते हैं, अगले दिन उनमें से 600 को सुधारते हैं, फिर 400 पहले दिन की हैं, 1000 और हैं वो ऐड ऑन होती हैं, फिर उनको चेंज करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अभी भी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश, हर दिन हर प्रोडक्ट में हम और इम्प्रूव अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा घरों तक और स्पीड से पहुंचने की कोशिश करते हैं। इतना ऑप्टिमिज्म कहाँ से आता है सर? क्योंकि आपने शायद 80 रिजेक्शंस फेस करी हैं अभी तक। अब तो हर ज़्यादा हो गई और है। कितना कोई नंबर है? अब मतलब अभी एग्जैक्ट नंबर तो नहीं है अभी कि 80 था उस समय, उसके बाद 100 से ऊपर हो 100 गया से है। ऊपर 100 से ऊपर रिजेक्शंस के बाद ऑप्टिमिस्टिक कैसे रहते हो? क्योंकि आजकल तो हम 1-2 बारी, अब मैं एग्जांपल देती हूँ, मैं पॉडकास्ट के लिए किसी को रीच आउट करूँ, कोई पूरा दिन नहीं रिप्लाई करता है कोल्ड ईमेल का, तो मैं तो बोलती हूँ छोड़ो ये सब, वापस जॉब पे जाओ। बहुत ईजिली मन करता है गिव अप करने का। तो आपका नहीं कभी मन किया कि छोड़ो जॉब पे वापस जाओ? मेरे पास ऑप्शन क्या है? मैं अगर छोड़ के वापस से जॉब पे मैं अगर जाता हूँ तो जो मैंने अपने 5 साल, फिर तो मेरे 5 साल वेस्ट हो गए ना। सो मैंने तो इन्वेस्ट किया ना। सो मैंने अपने जीवन के 5 साल कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं। मैंने अपने 10 साल की सारी कमाई इसमें इन्वेस्ट की, मैंने अपने 10 साल के सारे लर्निंग एक्सपीरियंस इन्वेस्ट किया और इसके बाद जो इन 5 साल में मैंने सीखा वो भी तो मेरे पास है। तो मैं छोड़ के वापस कैसे चला जाऊँ? और रही बात ऑप्टिमिज्म की, तो ऐसा नहीं है कि लो पॉइंट्स नहीं आते हैं, रोज आते हैं। कभी कभी मेरा भी मन करता है कि ये सब बंद करके फिर से नौकरी में चले जाओ, 9 to 5 के जॉब करो। बट अगर वापस वहीं पे जाना था तो फिर ये स्टार्ट ही क्यों किया? तो मतलब ऑप्शन भी ना रखना इज बेटर। सबके लिए सही भी नहीं है। मतलब आपको भी अपनी एक वो लाइन पता होनी चाहिए कि अगर नहीं वर्क कर रहा है तो कब हार्ड स्टॉप लगाना है। तो हर एक की सिचुएशन अलग है। मैं यहाँ बैठ के सिर्फ अपनी सिचुएशन के बेसिस पे सबको वो सलाह नहीं दे सकता। हो सकता है मेरी ये सलाह किसी के लिए काम आ जाएगी, मत रुको, लगातार काम करते चलो, बट ये सलाह किसी के काम नहीं भी आ सकती है, जिसको
नहीं चलाया जा रहा है, फिर भी वो 10 साल से अपने आप को घिसे जा रहा है, प्रूफ करने की कोशिश किया जा रहा है, नहीं हो रहा, तो उसको भी समझ में आना चाहिए कि मुझे अपना हार्ड स्टॉप कहाँ पे लगाना है। सर इस पे ना एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी मुझे याद आ रही है कि एक कोई किंग था, ऐसे आइलैंड्स थे, तो वो एक दूसरे आइलैंड्स पे अटैक करते रहते थे, बट ये एक पर्टिकुलर किंगडम था, वो जहाँ भी अटैक करते थे ना हमेशा जीत के आते थे। तो उनसे किसी ने पूछा कि आप कैसे हर बारी जीत जाते हो, आपके तो उतने सोल्जर्स भी नहीं है, कैसे आप जीत जाते हो? तो वो बोलता है कि जब भी हम बोट्स लेके सब लोग उधर पहुंचते हैं दूसरे आइलैंड में, वी बर्न आवर बोट्स, सो द सोल्जर्स डोंट हैव एन ऑप्शन कि वो वापस जा पाएँ जब तक वो इस आइलैंड को ना कैप्चर करें और वहाँ की बोट्स ना प्रोक्योर कर लें। तो ऑप्शन ही हटा देते हो कि फिर तो डू और डाई सिचुएशन। इंटरेस्टिंग तो ये थी। बट चलिए, अब जो सब ऑडियंस बहुत इंटरेस्टेड होगी इस चीज़ में, शार्क टैंक के लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया और हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। रही बात कैसे प्रिपेयर किया, हर बारी लास्ट टाइम पे अपने आप को प्रिपेयर किया, और जब फाइनल शूट से 2 दिन पहले हम लोगों को मुंबई बुलाया जाता है, वहाँ पे आपको पूरा ट्रेन किया जाता है आपको बेसिकली वो आपको जहाँ पे शूट होना है वो दिखाते हैं पहले से कि कैसे होगा, पूरा प्रोसेस बताते हैं, क्योंकि आप फाइनल सेट पे जाते समय नर्वस ना हो। तो वो पूरे 2 दिन पूरे आपको उस पूरे एरिया में बार बार वो स्टेज दिखाते हैं, कहाँ आपको खड़े होना है, कैसे ये शूटिंग होने स्टार्ट होगी, क्या पूरा प्रोसेस होगा, कौन आपके जजेस होंगे, फिर वो आपको जो आप स्टार्टिंग में जाके जो पहली पिच करते हैं उसकी प्रिपरेशन कराते हैं। जब आप जाते हैं और आप अपने बारे में 30 सेकंड या 60 सेकंड वॉट एवर टाइम यू विल टेक, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपको वो प्रिपेयर कराते हैं कि पहले 60 सेकंड आपकी पिच के कैसे होने चाहिए। बाकी सब कुछ टोटल लाइव होता है, मतलब लाइव से मेरा मतलब 100% रियल होता है। सिर्फ वो पहले 60 मिनट में, पहले 60 सेकंड में शार्क टैंक टीम आपको सजेस्ट करती है कि ये अगर आप ऐसे बोलेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। वो आपको फोर्स नहीं कर सकती, आपको ऐसे ही बोलना है। तो वो 2-3 दिन स्टार्टिंग के दो दिनों में आपको वो सिखाते हैं, और बाकी का यू ऑन योर ओन। बाकी किसी का 40 मिनट भी चलता है पूरा, किसी का 60 मिनट, किसी का और 120 मिनट, वो पूरा प्रोसेस वो लोग पूरा वो रियल होता है। उसमें से फिर वो क्या बाइट लेके चलाते हैं, क्योंकि वो बाइट तो डिपेंड करता है ना कि किससे टीआरपी बढ़ेगी, किससे लोग देखेंगे, तो वो अलग चीज़ है। बट वो होता सब एकदम रियल है, उसमें कोई भी ऐसा पहले से आपको कुछ स्टोरी नहीं दी जाती कि आप वो वहाँ पे जाके बोल दें। एंड सर पोस्ट शार्क टैंक सेल्स में कुछ डिफरेंस आया? बिल्कुल आया सेल्स में। कितना? यार आप पूरे इंडिया के, आप नेशनल टीवी पे आप अगर जा रहे हो तो कहाँ हमारे जैसा ब्रांड जो अभी जो शार्क टैंक के बाद, अगर मतलब मैं ओवरऑल आप 100 करोड़ जनता तक तो पहुंच गए ना, किसी ना किसी माध्यम से तो आप लोगों तक पहुंच गए। चाहे उन्होंने आपको रील पे देख लिया, चाहे उन्होंने आपको सोनी टीवी पे देख लिया, चाहे उन्होंने सोनी लिव पे देख लिया, यूट्यूब पे देख लिया, कहीं तो देख लिया। तो वो बहुत फर्क पड़ जाता है, लोगों का परसेप्शन चेंज हो जाता है ब्रांड के बारे में। एक ट्रस्ट बिल्ड होने लगता है कि यार ये क्रेडिबिलिटी। अब ब्रांड और लोकल प्रोडक्ट में क्या अंतर है? सिर्फ यही एक फर्क है ना कि ब्रांड के बारे में लोगों ने सुना है, क्वालिटी तो आप उसको यूज करने के बाद ही बताते हैं ना। अल्टीमेटली बस ब्रांड और एक लोकल प्लेयर जिसको हम लोकल ब्रांड, लोकल प्लेयर जिसको हम बोल रहे हैं, उसमें क्या क्या डिफरेंस है? यही है। ओके। एंड सर शार्क टैंक में सेल्स के अलावा और कोई फ़ायदा होता है कि आप जैसे और एंटरप्रेन्योर से मिलते हो, आप इतनी बड़ी शार्क से मिलते हो, ये सोशल फ़ायदा भी तो होता ही होगा? सोशल फ़ायदा होता है, लोग आपको जानने लगते हैं, आपको कुछ कुछ इवेंट्स में भी बुला लिया जाता है, उस इवेंट के माध्यम से आपके ब्रांड की पब्लिसिटी भी हो जाती है। और फिर आप अगर अपने जैसे लोगों से मिलते हो तो उनकी 4 जो उन्होंने गलतियां पहले की हैं और वो दूसरों को बताते हैं कि मैंने ये गलतियां की, तो आप उन गलतियों से ज़्यादा सीख लेते हो। तो अल्टीमेटली क्या नहीं करना है, अगर वो आपको इन लोगों से पता लग जाए तो वो और बेहतर होता है। बिल्कुल। और शार्क्स भी है जो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, वो आपसे मीटिंग करते हैं, हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो, क्योंकि अगर पैसा उनका लगा है तो वो तो करेंगे ही ना। मेरा पैसा कहीं पे लगा होगा तो मैं उसको इतनी आसानी से छोड़ूंगा तो नहीं। उनका पैसा अगर ब्रांड में लगा है तो वो इतनी आसानी से ब्रांड को छोड़ेंगे तो नहीं। बिल्कुल। एंड सर आजकल
ऐसा बोला जा रहा है कि जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ हैं, जैसे पटना हो गया, जयपुर हो गया, जहाँ पे इतने चीज़ें नहीं हैं बट पैसा है लोगों के पास, कुछ कुछ लोगों के पास बहुत पैसा है खर्च करने के लिए, तो अभी जो कोई बिल्ड कर रहा है स्टार्टअप, उसको आप क्या एडवाइस देंगे कि वो टीयर 1 के लिए बिल्ड करे या फिर वो 2 और 3 में जो पैसे वाले लोग हैं उनको टारगेट करें? देखो, टीयर 1 के जो पैसे वाले लोग हैं उनके लिए तो स्टार्टअप बिल्ड करना बहुत बहुत मुश्किल है। तो आपको टारगेट तो टीयर 2 के अमीर लोगों को ही करना पड़ेगा। उनके लिए आपको वो एस्पिरेशनल ब्रांड बनाना पड़ेगा कि ये टीयर 1 के लोग इस्तेमाल करते हैं और जो अमीर लोग हैं। तो अगर हम टीयर 2 में हैं और हम भी ये सेम प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम भी टीयर 1 के अमीर लोगों के इक्वल हैं। तो अल्टीमेटली टारगेट तो आपको टीयर 2 के अमीर लोगों को ही करना चाहिए। आपको कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है टीयर 2 टीयर 3 सिटीज से? टीयर 3 सिटीज़ के लिए तो मैं अभी गया ही नहीं हूँ। मैं अभी टीयर 2 में भी कुछ लिमिटेड सेट ऑफ SKUs के साथ टीयर 2 तक गया हूँ। अब मेरे को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। तो सिर्फ टीयर 1 पे तो आजकल फोकस करना ही नहीं चाहिए। टीयर 1 अल्टीमेटली अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले तो आप मतलब वो कैटेगरी टू कैटेगरी डिपेंड करता है। ये सारे ब्रांड्स या अब कोई अलग, हर ब्रांड की हर कैटेगरी के लिए अलग चीज़ है। तो हमारे लिए तो टीयर 1 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और टीयर 2 भी अब धीरे धीरे हमारे लिए ग्रो कर रहा है। समझ गई। और सर एक और क्वेश्चन है, क्या इंडियंस को सच में सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली से फ़र्क पड़ता है या उनको सिर्फ सस्ती चीज़ से फ़र्क पड़ता है आज की डेट में? देखो, फ़र्क तो पड़ता है। अंदर से तो हम सब लोग बचपन से सिखाया जाता है ना, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, झूठ मत बोलो, अच्छे से वो जो भी गॉड में आप बिलीव करते हैं उनको मानो। तो अंदर से तो हमको सारी अच्छी चीज़ें सिखाई जा रही हैं, बट हम तब रिएक्ट करना तब रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं जब वो हमारे फ़ायदे के लिए नहीं होती। अगर मुझे बहुत महंगी चीज़ सस्टेनेबिलिटी के नाम पे कोई बेच रहा है तो मैं शायद रिएक्ट कर जाऊंगी, यार मैं क्यों लूँ, इतना महंगा है। हाँ, हाँ। बट अगर मुझे सेम प्राइस में सस्टेनेबल चीज़ का ऑप्शन मिल रहा है तो मैं लूँगा, क्योंकि हम सबको अच्छा बनना है। सबको सिग्नल करना है कि हम सस्टेनेबल प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, कि हम अच्छा बन रहे हैं खुद के लिए भी। हाँ। हम भी तो अपने बच्चों को सिखाते हैं ना कि झूठ नहीं बोलना है। वरना तो हमें क्या जरूरत है ये बात बोलने की, जैसा तुम्हें ठीक लगे झूठ बोलो सच बोलो, क्या फर्क पड़ता है। हाँ। सो सस्टेनेबिलिटी बड़ी ऐसी चीज़ है, चाहते सब है करना। हिंदुस्तान का हर आदमी सस्टेनेबल प्रोडक्ट यूज़ करना चाहता है, बट अगर वो उसको ईजिली अवेलेबल है और सेम प्राइस पे अवेलेबल है तो वो उसको यूज़ करेगा। तो कैसे आप सस्टेनेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करते हो? बेसिकली लोग ना सस्टेनेबिलिटी के नाम पे ज़बरदस्ती का चूना लगाने की कोशिश करते हैं कि हाँ यार ये सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स है तो ये महंगा ही होगा। अरे भाई, क्यों महंगा होगा? एक प्लास्टिक की लेयर और एक पेपर की लेयर में, एक पेपर की पैकेजिंग में और प्लास्टिक की पैकेजिंग में मुश्किल से कुछ पैसों का ही फ़र्क होता है। एक प्लास्टिक का कप और एक पेपर का कप लगभग सिमिलर कॉस्ट का है। तो हमें स्कैम किया जा रहा था अभी तक। और सर एक और क्वेश्चन है, फिर हम रैपिड फायर पे जाते हैं। थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है ये, और मेरी अभी किसी से बात हो रही थी, वो कहते हैं कि आजकल स्टार्टअप्स ना 2 तरह के हैं। एक है जो फंडिंग और वैल्यूएशन के लिए बने हैं, दूसरा है जिसको एक्चुअली बिजनेस बना के पैसा बनाना और एक्चुअली बिजनेस बनाना है। आप इससे एग्री करते हो? हाँ। हाँ, तो कौन सी ऑप्शन बेटर है, या टू ईच, जिसको जो सूट करे वो करे? जिसको जो सूट करे वो बेटर है। मतलब इसमें कुछ भी सही और गलत की इसमें कोई सही और गलत की ना ही कोई परिभाषा है और ना ही कुछ इसमें सही और गलत वाली बात है। दोनों ही ठीक है, इसको जो समझ में आ जाए। ठीक है, थोड़ा सा अब हमारे पास आपके लिए रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं, तो रैपिड आंसर्स, और कोई क्वेश्चन आपको नहीं आंसर करने का मन करे आप मना कर देना, ठीक है? ठीक है। ओके, व्हाट इज द डार्क साइड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप? हेल्थ इम्पैक्ट। हेल्थ। वन थिंग अबाउट शार्क टैंक इंडिया दैट पीपल डोंट नो, जो बिहाइंड द सीन्स होती है। अब तो इतने सारे पॉडकास्ट आ गए, इतने सारे
एक सीजन में 200 पिचेस होती हैं जो लाइव होती हैं, तो वो 3 सीजन हो गए, टोटल 600 लोगों को अभी तक टीवी पे लोगों ने देख लिया। उन 600 लोगों ने मेरे जैसे 4-4, 5-5, 6-6 पॉडकास्ट शार्क टैंक के बारे में कर दिए, तो ऑलरेडी 2400 बार ये बात बताई जा चुकी है। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी बचा है हिडन कुछ। चीज है जो मैं यहाँ बताऊं और अभी तक लोगों ने ना बताई हो। एक बिजनेस ट्रेंड जो आपको लगता है बहुत ही ओवररेटेड है और फालतू में हाइप किया हुआ है? यार ऐसे बहुत सारे ट्रेंड हैं, मैं किसी एक का ही नाम नहीं लूंगा, तो बहुत ट्रेंड है जो ओवर रेटेड है। वेंचर कैपिटल से बिग ब्रांड बनाने से या फिर बूटस्ट्रैप करके धीरे धीरे? दोनों ही रास्ते सही हैं। अगर आपके पास अपने पैसे हैं और आप प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस को बना सकते हैं तो अपने पैसे से बनाओ, क्या फ़र्क पड़ता है। और अगर आपके पास पैसे नहीं है, आपका आइडिया अच्छा है, आपका एग्जीक्यूशन बहुत स्ट्रांग है, तो वीसी मनी कोई गलत थोड़ी ना है। वीसी भी तो आपकी सपोर्ट के लिए ही बैठा है। पैसे वीसी जो चला रहा है, वीसी भी तो एक एंटरप्रेन्योर ही है ना। वीसी कोई अलग से कोई आदमी बना हुआ कि वो वीसी है, वो भी अपना बिजनेस चला रहा है। उसका बिजनेस ये है कि उसको आपके बिजनेस में पैसे लगा के आपसे पैसे बनवाने हैं। तो अल्टीमेटली वीसी मनी गलत नहीं है। आजकल कुछ जगह पे ये धारणा बन रही कि वीसी प्रेशराइज करते हैं। अरे भाई, वीसी ने तुम्हें पैसे दिए हैं, उसने ऐसे 100 कंपनीज में पैसे लगाए, तो उसको भी तो फर्क पड़ता ना, उसकी 100 की 100 कंपनियां अच्छा करें, तभी तो वो आगे। और तुम भी तो धंधा पैसे बनाने के लिए कर रहे हो ना, तो वो भी धंधा पैसे बनाने के लिए कर रहा है। तो दोनों ही रास्ते सही हैं। अगर आपके पास अपना पैसा है और आप पेशेंस रखते हो, धैर्य है आप में कि आप 10 साल, 20 साल, 25 साल वेट कर सकते हो, बनाओ धीरे धीरे। पहले के सारे बिजनेस तो ऐसे ही बने हैं ना। बिल्कुल। वन ह्यूज मिस्टेक जो सारे फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स करते हैं? हम लोग अपने इनिशियल डेज में फाइनेंस को ठीक नहीं रखते हैं। हम सब लोग सेल्स के पीछे जाते हैं, पहले नंबर्स नंबर्स नंबर्स। बट जो हमारी डॉक्यूमेंटेशन है, जो डॉक्यूमेंटेशन कई तरीके की है, जो कंपनी के बनाने से लेके कि कंपनी किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड हुई है, कैसे बनी है, क्या फर्म है आपकी, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको। तो जो सारे सीए और सीएस वाले काम है, हम उनको बहुत लाइटली लेके चलते हैं इन आवर इनिशियल डेज। बट जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं, तब आपको समझ में आता है कि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको शुरू से ही सही रखनी चाहिए। Would you rather have 10 mediocre MA products या फिर एक solid game changing product in the market? सबको एक ही जवाब देना, एक सॉलिड गेम चेंजर प्रोडक्ट इन द मार्केट। एक ही, ऐसे मल्टीपल SKUs होने चाहिए, क्या पता कौन सा तुक्के से चल जाए। एक सॉलिड होगा, उसके साथ में ये 10 अपने आप चलेंगे। चल जाएंगे। अगर आज आपके पास 10 करोड़ होते और अभी आपकी कोई स्टार्टअप नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप उनके साथ क्या करते? अपना बिजनेस करता। अभी भी कौन सी इंडस्ट्री में शुरू करते? सेम इंडस्ट्री में शुरू करता, सेम होम एंड किचन कैटेगरी। बहुत बड़ी है, बहुत कुछ करना बाकी है। अगर एक सेलिब्रिटी आप अपना ब्रांड एम्बेसडर बना सकते तो कौन होता और क्यों? नहीं, ये मैं आज तो रिवील नहीं कर सकता, जब करेंगे तब बताऊंगा। अभी मतलब एक्चुअली कुछ कुछ चल रहा है, बट अभी नहीं मैं बता सकता इसको। प्लीज गेस कौन हो सकता है गाइस। ठीक है, एक गिल्टी प्लेजर जहाँ पे आप पैसे खर्च करते हो। नहीं, ये भी बताना। नहीं, फूड, कार्स, कुछ भी नहीं। नहीं, फूड खाने का मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है। गाड़ी मेरे पास ऐसी कोई बड़ी नहीं है जिसको अभी होंगे पैसे तब देखेंगे, अभी तो नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट स्किल आज की डेट में एक एंटरप्रेन्योर में क्या जरूरी है? मेरे हिसाब से बिजनेस ग्रो करने के लिए जो पंक्चुअलिटी है वो होनी चाहिए। मैं भी उसमें बहुत पीछे हूँ। अभी बहुत सारी चीज़ें हम करने की कोशिश करते हैं, जो अपना टाइम सबसे बेहतर मैनेज कर सके, वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। एक फेलियर आपका जो सबसे बड़ा लेसन बन गया? बहुत सारे फेलियर किए हैं मैंने, सिर्फ एक नहीं किया, मैंने बहुत सारे फेलियर किए हैं। आई थिंक फिर आपका लेसन यही हुआ ना कि फेलियर के बाद फेलियर करते रुको मत बैठो, घर मत बैठो। ठीक है, हो गया ना एक बार, क्या हो गया, दोबारा से स्टार्ट कर लो। बहुत मौके आए हैं मेरे पास ऐसे, जब मुझे लगा कि ये कंपनी मैं आज बंद कर देता हूँ, पर नहीं की। क्या अंदर से था कि चलते रहो? यही था, करना है। अब किया है तो फिर जब तक, मतलब क्या ये कौन सी
जंग तो नहीं लड़ रहे मगर फिर भी आखिरी सांस तक तो करो जब आप अपनी इच्छा से। मैं यहाँ फोर्सफुली तो आया नहीं था, ना मुझे किसी ने जबरदस्ती भेजा था। हाँ, कि घर वालों ने कि बोला मेरे हो को फिर। ना मेरे हाँ। पेरेंट्स ने बोला, ना मेरी वाइफ ने बोला, ना मेरे दोस्तों ने बोला। मैं खुद से आया ना, और मैं सोच समझ के आया। तो जब मैं खुद से सोच समझ के सारी चीज़ें छोड़ के जब मैंने ये स्टार्ट किया है, और मैंने 10-12 साल जॉब करने के बाद स्टार्ट किया, तो फिर क्यों पीछे हटना। करो अब इसको। जब आप ही ने ओखली में सर दिया है तो सर कुटाने से डर क्यों रहे हो। होगा, ये दिक्कतें तो रोज आएंगी। तो सर अगर मेरा ड्रीम है आज कि मैं भी एक स्टार्टअप खोलूं जो मल्टी करोड़ वैल्यू पे आए इवेंचुअली, तो मेरे को आज पहला स्टेप क्या उठाना मल्टी करोड़ चाहिए? वैल्यू पे आई, ये आपने क्यों बोला? आपने ये क्यों नहीं बोला कि मल्टी करोड़ प्रॉफिटेबिलिटी पे आए? मल्टी करोड़ प्रॉफिटेबिलिटी पे आए, ठीक है। तो आज मैं कौन सा पहला स्टेप ले सकती हूँ घर जाके टुवर्ड्स दैट ड्रीम? करना क्या है पहले तो वो सोचना पड़ेगा ना। प्रोडक्ट बनाना है, सर्विस बनानी है, करना क्या है? कैसे मार्केट आइडेंटिफाई करूँ मैं कि इस मार्केट में एंटर करना चाहिए मेरे को? कैसे रिसर्च करूँ उस चीज़ के बारे में मैं? आपको जिस चीज़ का शौक है आपको वो करना चाहिए, और उसमें देखूं कहाँ पे उसमें अभी जगह देखो है। आपके अंदर आप क्या कर सकते हो। भाई मेरे को तो मैं बहुत सीधी सी बात मैं अपने बारे में इतना जानता हूँ, मेरे को माल बेचना आता है। मुझे दुकान जाके माल बेचना आता है। चाहे मुझसे साबुन बिकवा लो, चाहे तेल, चाहे शैम्पू, चाहे फेशियल टिश्यू, चाहे लिक्विड क्लीनर्स, मैं सब बेच दूंगा दुकान जाके। तो मेरे को तो ये बेचना आता है, तो मैं यही बेचूंगा। मैं आज ये बिजनेस अगर ये कंपनी के बाद में कुछ नया भी स्टार्ट करूंगा, मैं सेम काम करूंगा। आप अगर आज भी देखो, जो होको ने अपना सेकंड होको, पीवा, ये सब अपने बड़े ब्रांड बेच के दोबारा से सेम इंडस्ट्री में आए हैं। डॉक्टर ओटकर पहले बेचा, फिर उन्होंने सेम स्टार्ट किया। उन्होंने आइसक्रीम बेचे, फिर से उन्होंने होको स्टार्ट किया। तो अच्छा है ना, जिन्होंने जो किया वो वही काम तो कर रहे हैं। ठीक है, इसमें गलत क्या है? तो आपको जो समझ में आता है, जिसमें आप अच्छे हो, आप वो काम उसमें मैं घुस जाऊँ। ठीक है, आपकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में अब तक की सबसे प्राउडेस्ट मोमेंट क्या है जिसमें आपको लगा कि शाबाश? मेरे को लगा शार्क टैंक में पहुंचना, वहां से पैसे लेना, फिर सीजन 3 की फर्स्ट पिच, मेरे को लगा वाह अच्छा हो गया ये तो। गुड। एंड एक बुक या कोई रिसोर्स जो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स को आप रेकमेंड करना चाहेंगे? यार मैं बुक पढ़ने के मामले में बहुत बुरा हूँ, मैंने नहीं पढ़ी है बुक, नहीं, तो मैं नहीं बता सकता। मतलब आई एम नॉट द राइट पर्सन वो एडवाइस देने के लिए। टू एडवाइस एनीवन। और आपका एक एडवाइस इन जनरल टू एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स? पेशेंस। थ्री थिंग्स। पेशेंस। एक लास्ट गेम है ये, इसका हम रील कट बना के डालेंगे, ठीक है? इट्स कॉल्ड एन ऑनेस्ट गेम, क्योंकि ठीक है, तो इसमें मैं आपको कुछ स्टेटमेंट्स दूंगी, आपको बोलना है ट्रू है या फिर फॉल्स है। आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो, नहीं तो सिर्फ ट्रू फॉल्स पे छोड़ सकते हो। और कोई स्टेटमेंट आपको नहीं आंसर करने का मन करे तो आप बोल देना नहीं आंसर करनी है, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। VCs care more about profits than the long-term vision of a company. True or false? फॉल्स। Sustainability बस buzzword है, it's not really a priority. ट्रू। Bootstrapping ज़्यादा मुश्किल है। ट्रू जो मैंने बोला वो लोगों के लिए है, मैं अपने लिए नहीं मैं बोल रहा। हाँ। बहुत सारी कंपनियां सिर्फ आके फेक बताने लगते हैं कि हम सस्टेनेबिलिटी के नाम पे हम सब कुछ ये कर रहे हैं। तो सस्टेनेबिलिटी के नाम पे लोग चैरिटी और एनजीओ इस तरीके की चीज़ें ज़्यादा सोचने लगते हैं। सो मैं उस माध्यम से बोल रहा था कि ये बज़वर्ड है। मैं तो अभी भी मतलब एज ए ऑनेस्ट होम कंपनी, मैं नहीं बोल रहा कि हम एकदम वो स्टोन एजेस में जाने की बात कर रहा हूँ मैं सस्टेनेबिलिटी के नाम पे, कि आप कपड़े मत पहनो, वो पत्ते लपेट लो और आग जलाओ, उससे मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मैं वो छोटी हैबिट चेंज कर लो, बस थोड़ा ही करना है। उसी से बहुत कुछ बदल जाएगा, बस उतना ही करना है। बिल्कुल। बूटस्ट्रैपिंग ज़्यादा मुश्किल है एज कम्पेयर टू इन्वेस्टर से फंडिंग उठाना? यार वो सबके लिए अलग है, मतलब ये इट्स नॉट ए ट्रू और फॉल्स। नहीं हो पाएगा ये, ठीक है। मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स PR के चक्कर में अपने स्ट्रगल्स को ज़्यादा ग्लैमराइज कर देते हैं टू साउंड मोर इंस्पायरिंग। हाँ करते हैं लोग, करते हैं। बड़ी कंपनीज छोटे स्टार्टअप्स को हमेशा कमोडिटाइज मार्केट में क्रश कर देंगी। जो चीज़ ज़्यादा बिकने लगती है वो सारी कमोडिटाइज हो जाती है।
तो अब ऐसे तो किसी भी बड़ी कंपनी के लिए अब ऐसे तो शैम्पू भी कॉमोडिटी मार्केट में आ जाना चाहिए। तो मैं इस चीज मतलब फॉर मी इट्स It's false. फॉल्स। शार्क टैंक पे फीचर होना पीआर के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है एज कम्पेयर टू बिजनेस ग्रोथ। फॉल्स। ये इंटरेस्टिंग आंसर है। आजकल इंडिया में बिजनेस को एथिकली स्केल करना इम्पॉसिबल है। नहीं, ऐसा नहीं है, फॉल्स। फॉल्स। सस्टेनेबिलिटी सिर्फ अमीरों के लिए है, मोस्ट इंडियंस के लिए नहीं है ये। मुझे नहीं लगता, मुझे सस्टेनेबिलिटी अमीरों के लिए इजी है क्योंकि वो थोड़े ज़्यादा पैसे खर्च कर सकते हैं, बट ज़रूरी वो हमारे जैसे लोगों के लिए ही है क्योंकि इम्पैक्ट तो हम ही से ही आएगा। सिर्फ अमीर तो 1% है ना, 130 से 150 करोड़ की पॉपुलेशन में जो 1.5 लाख लोग अगर कुछ कर भी देंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मेजॉरिटी से ही जब change तक आएगा। मेजॉरिटी नहीं करेगी तब तक क्या फ़र्क पड़ेगा। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बिना आज कोई D2C ब्रांड सक्सेसफुल नहीं हो सकती है। हमने तो कभी की ही नहीं। कभी नहीं की, तो ऐसा नहीं है। ये बहुत एक्सेप्शनल एग्जाम्पल है फिर। एंटरप्रेन्योर्स जो अपना बिजनेस खुद बूटस्ट्रैप करते हैं उनके पास ज़्यादा कंट्रोल होता है और इसीलिए वो बेटर डिसीजंस बना पाते हैं बिजनेस के लिए। डिपेंड करता है, मतलब इट कैन बी ट्रू और फॉल्स, ये सबके लिए अलग अलग है। शार्क्स बिजनेस मॉडल में गट फीलिंग के बेसिस पे इन्वेस्ट करते हैं। ट्रू। शार्क्स को अपनी पर्सनल ब्रांड का ज़्यादा फर्क है एज कम्पेयर टू द स्टार्टअप्स दे इन्वेस्ट इन, ताकि वो सोशल मीडिया पे अच्छे लगे। फॉल्स। अपने पैसे भी तो डाल रहे हैं ना, अगर रियल में Correct. इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पैसे डाल रहे हैं ना, तो इमेज से तो जो फर्क पड़ेगा वो तो ठीक है, बट मॉनेटरी बेनिफिट्स तो उनको भी चाहिए। फिर इसीलिए अगला क्वेश्चन आता है कि जो शार्क्स होते हैं वो ऑफन स्टार्टअप्स को सिर्फ कैमरा के सामने डील देते हैं, नॉट बिकॉज दे एक्चुअली वांट टू इन्वेस्ट इन देम। नो। नो। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट मोस्टली स्कैम है, ये आपने वैसे पहले भी टच अपॉन किया था कि चूना ही लगा रहे हैं हमें मोस्ट कंपनीज। नहीं, मैं मोस्ट कंपनीज चूना लगाने वाली है, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट स्कैम वाली बात नहीं है। अब मैं अगर कोई लिक्विड इस्तेमाल कर रहा हूँ जो मैं बोल रहा हूँ कि ये साफ करने के लिए, और मैं बोल रहा हूँ कि उसमें केमिकल नहीं है, केमिकल तो होगा ही ना, तभी तो वो साफ करेगा। अब वो हार्मफुल केमिकल है कि नहीं, ये बात उसकी होनी चाहिए। बिल्कुल, और एटलीस्ट ओपनली केमिकल के बारे में आप बताओ ना। केमिकल तो उसमें है। अब लोग बोल देते हैं केमिकल फ्री। केमिकल फ्री होगा तो उसकी क्लीनिंग एफिकेसी खत्म हो गई। बिल्कुल, और केमिकल्स को फालतू में विलेनाइज कर दिया है भाई, इतनी बढ़िया केमिस्ट्री है, उसी से सब दवाइयाँ खाते हो, कफ सिरप पीते हो, बट हाँ केमिकल्स नहीं चाहिए हमें। ठीक है, अगर आप अमीर घर में पैदा नहीं हुए हो तो एक बड़ा बिजनेस आप शुरू कर ही नहीं सकते हो इंडिया में। जब मैं कौन सा अमीर घर में पैदा हुआ हूँ, आज हम बहुत बड़ा बिजनेस तो नहीं बना रहे हैं, बट ठीक है, बनाने की कोशिश तो करें। और अब तो बहुत सारे लोग हैं जो अमीर घर में नहीं, जोमेटो के दीपेंद्र गोयल बहुत अमीर घर में पैदा हुए थे। मुझे नहीं लगता कि अभी किसी भी स्टार्टअप के पास उनसे ज़्यादा वैल्यूएशन है। बिल्कुल। भावेश अग्रवाल, विजय शेखर शर्मा, और पहले चले जाते हैं, नारायण मूर्ति। ऐसा तो नहीं है। क्या आज का वीसी और स्टार्टअप इकोसिस्टम आईआईटी और आईएम टैग के टुवर्ड्स बायस्ड है? इनिशियल फंडिंग जो, अगर आईआईटी और आईएम वालों को सीड फंडिंग मिलने में थोड़ी सी आसानी होती है, सीड में, क्योंकि एलुमनाई वहीं से है, उनके ऊपर एक सेफ्टी नेट ज़्यादा है। वो एक ऑलरेडी वो उतने सारे चीज़ों को क्रॉस करके, अब किसी ने 12th के बाद आईटी किया तो वो पढ़ने में अच्छा था ना, तभी तो किया है, मेहनत की है ना उसने, 2 साल 4 साल जो भी किए, फिर उसने एमबीए किया, प्रीमियम बी स्कूल से किया, तो फिर उसने आईटी के बाद और मेहनत की, तब वो आईएम गया, फिर उसने कहीं 1-2 साल जॉब की, तो उसको वो उसका फायदा तो उसको वहाँ पे मिलेगा ना। तो मेरा मानना है सीड फंडिंग में तो वीसी बायस हो सकता है, और होगा क्यों नहीं, सारे ही होंगे ना। मुझे भी अगर किसी को करना होगा तो मैं भी पहले उन्हीं को करूंगा, और वैलिड है ये, इसलिए कोई गलत नहीं है। बिल्कुल। शार्क टैंक सक्सेस स्टोरीज को बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है, मोस्ट स्टार्टअप्स डोंट सी दैट मच ग्रोथ आफ्टर द शो। बेसिकली देखो, नंबर्स बताने के तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी 1 घंटे में आपके 200 ऑर्डर आ गए,
फिर आप बोलो कि हमने ये ग्रोथ देख ली, और आप उस 200 घंटे, उस 1 घंटे के 200 ऑर्डर को पूरे दिन के ऑर्डर से कैलकुलेट कर लो कि 1 घंटे में 200 आए तो 24 घंटे में तो मेरे 4800 ऑर्डर आ गए, जो भी ऑर्डर ये आ गए। फिर बोलो कि मैं तो इतने % मेरी ग्रोथ होगी, बट वो 1 ही घंटे तो आए थे। सो वो बढ़ाने दिखाने का सिर्फ एक तरीका है। कुछ लोग क्या करते हैं सब पीआर के लिए, सब कुछ। पीआर के लिए सब करते हैं। अब ऐसे तो मैं और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का, अब फॉर एग्जांपल कहीं पे कोई इन्फ्लुएंसर ये दिखाएगा कि गांव से आके इन्होंने बनाया 100 करोड़ का बिजनेस, इन्होंने कमाए 100 करोड़ रुपए। भाई उसकी कंपनी का रेवेन्यू 100 करोड़ का है। वो हो सकता है कि वो लॉस मेकिंग कंपनी हो और वो माइनस इबिटा उसका 14 करोड़ का वो लॉस कर रहा हो। हाँ। आप ये लिखोगे कि गांव से आके इन्होंने बनाया 100 करोड़ रुपए कमाने वाली कंपनी, सो वो तो जो बिकता है सर वही बनाएंगे इन्फ्लुएंसर्स भी। 0 to हीरो स्टोरीज बिकती हैं तो वही बनाते हैं आजकल लोग। रियलिटी तो फिर भी थोड़ी तो दिखाओ। तो कैसा रहा सर एक्सपीरियंस आपका? आज का हाँ। नाइस, बहुत अच्छा। अभी काफी दिन हो गए थे। बहुत तो अच्छा रहा। थैंक यू सो मच। तो आज के एपिसोड से हमने सीखा कि 100 से ज़्यादा रिजेक्शंस को कैसे 200 करोड़ के बिजनेस में कन्वर्ट हम कर सकते हैं। तो अगर आज आपने कुछ भी सीखा हो, कुछ भी नोट्स लिए हो या कहीं आपको मोटिवेशन मिली हो, तो अपने तक ना रखिए। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स और समवन यू नो हु इज ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग फ्रॉम द ग्राउंड अप, एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द विटी पॉडकास्ट फॉर मोर सच वैल्यूएबल एपिसोड्स। थैंक यू।